नमस्कार दोस्तों। मेरी शादी एक 15 साल के लड़के के साथ हो गई और जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उस लड़के ने सुहागरात पर 3 से 4 घंटे तक। दोस्तों, मेरे पापा ने मेरी शादी एक 15 साल के बच्चे से करवा दी कि मैं पति को बच्चा समझकर सो जाती और अपने बाप को बहुत भला बुरा कहती। लेकिन मेरी जान तो तब निकली जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और न चाहते हुए भी अपने 15 साल के पति का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान नहीं थे, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 15 साल के बच्चे से करा दी थी कि कम से कम मैं उसके मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक बार भी मेरे जज्बातों के बारे में नहीं सोचा था। एक 15 साल का बच्चा भला कोई खुशी दे सकता था। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझे शादी की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन मेरे बाप ने एक 15 साल के बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे जज्बात की परवाह नहीं की थी और न ही मेरी ख्वाहिशों का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोचकर मेरा सर फटा जा रहा था कि मैं इस बेमेल रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूं। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। पापा मुझे विदा करके बिंदास हो गए थे, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी झुलसने वाली थी। मेरी उमंग को ये रात आंसुओं की नजर आ रही थी और मैं हताश होकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं अपने ही सोच में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा था कि मेरा पति आया होगा, लेकिन एक 17 या 18 साल की लड़की मेरे पास चलकर आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि यह लड़की कौन है। उसकी नजरें मेरे वजूद पर टिकी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थामकर कहने लगी कि तुम बड़ी खूबसूरत हो प्रीति। तुम्हारे हाथ कितने कोमल और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 15 साल के भाई के साथ विदा करके तुम पर बड़ा जुल्म किया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मेरी ननद थी। उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों को रोशनी नम कर दिए थे और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेचारी बन गई थी। उस लड़की ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी कि रोने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई भी बड़ा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे पापा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ इस रिश्ते को निभा लो, फिर हम कोई और तरकीब करेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आजादी मिल जाती है तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने बाप से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने यह सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकली तो एक 15 साल का बच्चा कमरे में आ गया और एक ही नजर में मैं जान गई कि यह मेरा पति है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा कोई भाई होता तो शायद बिल्कुल उसके जैसा ही होता। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि प्रीति, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा ही जाऊंगा। आप मेरी पत्नी हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि एक 15 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। लेकिन मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और कपड़े चेंज करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई एतराज नहीं किया और मैं जल्दी से ही बाथरूम में घुस गई। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफी समय गुजर गया था और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन यह अजीब बात थी और इसमें कोई ऐसी खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे इस बाथरूम में देख सकता था। तो क्या कमरे से कोई मुझे बाथरूम में झांक रहा था? लेकिन कौन कमरे में था? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली तो मेरा पति अजय बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया था कि यह वहाँ पर नहीं था।
अगर अजय सो रहा था तो भला मुझे कौन बाथरूम में झांक रहा था। मैं खामोशी से बैठकर दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकान की वजह से मेरी आंख इस कदर थक गई थी कि कुछ ही देर में मुझे नींद लग गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैं नींद में घबराकर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर रखे लैंप को रोशन किया और अपने बिस्तर पर पड़े अजय पर मैंने नजर गड़ाई, जो पहले की ही तरह अभी भी नींद में ही सो रहा था। शायद फिर से ये मेरा वहम ही था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद कर दिया और सो गई। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ बिगड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे रात में किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा कपड़ा भी फटा हुआ था। अगर अजय गहरी नींद में था, मैंने परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ नजर डाली, लेकिन सब कुछ ठीक था। क्या मुझे बार बार वहम हो रहा था या फिर बात कुछ और ही थी? एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेर लिया था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से लेकर पांव तक मुझे अपनी नजरों की नजरों में हिसार में ले लिया और मुस्कुराकर कहने लगे कि आओ ना, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने एक कुर्सी खींचकर अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली बार देख रही थी। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरे पापा के दोस्त थे और उनका हमारे घर पर काफी ज्यादा आना जाना भी था। लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजर हमेशा ही मुझे अपने वजूद को आर पार होती हुई महसूस होती थी और अजीब तरह से वो मुझे अपने करीब बैठने को कह रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जाकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी। लेकिन हर वक्त मुझे ऐसा ही लगा जैसे उनकी नजरें मुझ पर ही गड़ी हुई हैं। कुछ ही देर में मेरी ननद भी आ गई और मेरे बराबर में ही बैठ गई। मेरी खूबसूरती की तारीफ मेरी ननद करने लगी और फिर अपने पापा के सामने ही उसने बड़े शरारती अंदाज में मुझे पूछा कि कल रात अजय ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मुझे उसके इस सवाल की उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सर से सर उठा ना सकूंगी। वह कहने लगी कि मेरा भाई बहुत शरारती है और वो रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं है। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानी सुनाती हूँ, तब जाकर उसे नींद आती है। इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें तो तंग नहीं किया ना? मैंने बड़ी मुश्किल से नहीं में सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। हमने बाद में नाश्ता करके वहाँ से सभी लोग चले गए थे, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। लेकिन अचानक ही मेरी ननद कहने लगी कि पापा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में ही भाई का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम पापा का ख्याल रखा करो। माँ के चले जाने के बाद से वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मेरी ननद ने चाय का एक कप निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि पापा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर पापा के कमरे में चाय दिया, वो खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही घबरा गई थी, लेकिन मैं अपनी ननद को इनकार नहीं करना चाहती थी। ये मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे, मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा करते थे। न चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब आए और धीरे से कहने लगे, मैं जानता हूँ अजय, तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता। वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गई थी। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 15 साल का पति ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। अजय जाग चुका था।
मुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ और मेरे गले से लग गया और कहने लगा कि प्रीति, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब नहीं आना, मुझे ऐसे करना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले वो मुझे कुछ कहता, मेरी ननद कमरे में चली आई और अजय पर गुस्सा करने लगी कि क्यों इतनी देर से उठा है, उसके इम्तिहान करीब है, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो डांटती हुई अजय को अपने साथ ले गई। मेरा सर दिन भर सोचों की फिक्र में ही गुजर गया था। मेरी भूख प्यास उजड़ चुकी थी। रात के वक्त मेरी ननद दूध का गिलास उठाकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि भाभी, आपने सारा दिन कुछ खाया नहीं है, अब कम से कम दूध पीकर सोना। मेरी फिक्र पर अपनी ननद पर प्यार आ गया और मैं उसकी दी हुई खुशी खुशी दूध पी लिया। अजय आज भी कमरे में आ गया था। उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे नाराज हो। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे कपड़े नीचे पड़े हुए थे। अब मैं हैरान थी और मेरी हालत जो है काफी खराब हो रही थी। मैं रात को सही कपड़े पहनकर सोई थी, लेकिन इस वक्त मेरा कपड़ा कंधे पर फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से आजमाई हो। मैंने परेशानी के आलम में अजय को देखा तो वह बेड के नीचे पड़ा हुआ था। शायद नींद के आलम में वह नीचे गिर गया था, लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरे कपड़े कैसे फट गए थे, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना कपड़ा ठीक किया था और बिस्तर की हालत बेहतर करके अजय को हिलाया तो वह नींद से बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने अच्छे से बिस्तर पर से वापस किया और फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशान बैठी हुई थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अजय मात्र 15 साल का बच्चा है और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ ऐसी कोई वैसी हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अजय मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता था तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा था? मैं काफी डर गई थी। इसी तरह अपनी सोच में उलझने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मैंने दरवाजा खोलते ही वो छुप गया था। मैंने एक साए को तेजी से दूर होते हुए देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। यह सोचकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी कि इस घर में अजय के अलावा अगर कोई मर्द था तो वह मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की पत्नी के साथ कुछ गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही पति को घर में खुद को गैर महसूस कर रही थी। थाने से निकलकर मेरी ननद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर कहने लगी कि भाभी, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रही हैं। मैंने डरते डरते ननद को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनकर ननद हैरान हुई और कहने लगी कि पापा तो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और अजय आपके कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ, आपको यकीनन कोई वहम हुआ होगा। मैंने ननद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने खुद साया सा देखा था, लेकिन ननद को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वह यही कह रही थी कि घर में उसके अलावा इस वक्त कोई नहीं है। अजय को एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टी मिली थी और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। वो मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत टॉप करता है और अब मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की और अजय को भी खुद पढ़ाने के लिए। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती थी कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर के साथ बातचीत नहीं करूं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे खौफ महसूस होता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। अजय के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वह मेरे करीब था तो मुझे घबराहट बेचैनी नहीं होती थी, बल्कि मैं मोहब्बत से उसके साथ थी। 1 माह का बच्चा था और यही सोचकर मैं उसका ख्याल रखती थी। शादी के बाद चंद दिन ही मुझे कुछ गलत होने के एहसास हुए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था और इसीलिए मैं बिल्कुल सुकून होकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ननद से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी।
उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था और दिल चोरी करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ अजय आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को दूसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी थी और हर वक्त चक्कर महसूस होते। बावर्ची खाने में जाती तो चीजों की खुशबू से जी मिचलाने लगता था। खाना देखकर तबीयत खराब होने लगती थी। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद यह सब कुछ कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत खराब होती चली गई और जब ननद ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरा पति एक 15 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मैंने डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात पर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी कि आपकी नई नई शादी है, इसलिए ये खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है, उल्टा ये तो खुशी की बात है। आप तो भगवान का धन्यवाद करें। ये शादी के दूसरे महीने में आपकी झोली भर गई है, वरना लोग तो सालों साल मन्नतें मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी खुशी से दूर रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाई लेकर मेरे हाथ में दे दिया था। मैं तो हैरान परेशान सी ननद के साथ बाहर निकल आई। उसके चेहरे की हैवानियत हुई थी और वो जुबान को ताला लगा था। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने गुस्से से ननद से कहा कि ये सब कुछ क्या हो गया है? मेरे और अजय के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और मैं किरदार औरत नहीं हूँ। मेरी ननद ने गहरी नजर मेरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारे रास्ते भी वह खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नजरों की कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरी बात पर यकीन न करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने ससुर से मुझे हर किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी। कहीं यह बच्चा मेरे ससुर का ही तो नहीं था? ये ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और ननद जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए थे। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और ननद भी सर पकड़कर बैठ गई और उसने अपने बाप को मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगी। अगर ये बच्चा उनका था तो तब भी मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अजय वहीं बैठा पढ़ाई कर रहा था ये खबर सुनकर। उसने भी मुझे फटी फटी आंखों से देखना शुरू कर दिया था। वह बच्चा जरूर था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि उसे प्रेग्नेंट होने का मतलब ना समझो। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें एक बहुत नेक और शरीफ समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर ही दाग लगा दिया है। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, अजय बीच में बोल उठा और कहने लगा कि पापा प्रीति ऐसी नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरानी से अजय की तरफ देखा था। वो 15 साल का बच्चा था। आज मेरी बचाव में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी भी उसे पूरे दिल से अपना पति माना भी नहीं था। अजय के पापा गुस्से में कहने लगे कि फिर तू बता, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? उनके सवाल पर अजय खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ वहाँ टहलने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो अजय से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदचलन लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो। उसकी के साथ की गई ने आज के हमारे गले का फंदा बनने लगी है। यह लड़की तो हमारे लिए एक चरित्रहीन लड़की है। तलाक शब्द सुनते ही मेरी चीख निकलकर रह गई थी और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई और मेरी ननद ने बता दिया था कि यह बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। वह जानती थी
कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन खौफ के मारे खामोश थी। और जब उसे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो उसने सारा सच बता दिया और रोते हुए कहने लगी कि वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए उसे आया करता था। ननद ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थी, लेकिन जब मैं विदा होकर यहाँ आई तो मेरी शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ था। लेकिन ननद को हरगिज अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। उस लड़के ने घर की चाबी का फायदा उठाकर शादी की। रात मेरे कमरे में आकर न सिर्फ मुझे देखा, बल्कि वो रात को ही मेरे ही कमरे में छुप गया और मौका पाकर मेरी इज्जत पर हाथ भी डाला था। लेकिन मेरी आंख खुल गई और उसे अंदाजा हो गया कि मैं कच्ची नींद में सोई हूँ। इसलिए उसने ननद को कहा कि वो हम दोनों मियाँ बीवी को नींद की दवा देकर सुलाया करे, ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो सके। लेकिन एक तरह की हकीकत वो इस तरह की करके वो दरअसल किसी और चीज का फायदा उठाना चाहता था। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था और उसने ऐसा ही किया। ननद को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है और उसे भी इस्तेमाल किया है। और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगाकर चला गया और आज मैं उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली थी। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और अपने बाप से मिन्नतें की और उसकी सजा उसने कहा कि उसे नहीं, मुझे दी जाए। अपनी बेटी की जान अपनी बेटी के साथ जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई थी। आज मुझे सहारा देकर कमरे में ले गया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वह मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने ननद को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हुई थी। इसलिए मैंने न सिर्फ उसे माफ कर दिया, बल्कि मैंने अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वह मेरी ननद को माफ कर दे। अजय ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इसके साथ ही गुजारेंगे। भगवान का करना ऐसा हुआ था कि मेरा बच्चा अगले ही महीने खराब हो गया था और फिर मैंने अजय के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।